हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि दो क्लासेस हो गई अभी तक हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये जो एक्चुअल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इनके जो दो वर्ड्स हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, आखिर इनका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में हमारा टारगेट वही है कि आखिर हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब समझें। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को अगर दूसरी भाषा में बोलें तो उसको हम सिलेक्शन और अरेंजमेंट के टर्म्स में यूज कर सकते हैं। समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। क्रिकेट का फीवर ऑन है। मान लीजिए हमारी टीम, जो 15 मेंबर्स की एक टीम थी, वो गई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेलने। अब कोच साहब के सामने दिक्कत आई कि फील्डिंग के लिए आखिर हम कौन से 11 खिलाड़ियों को भेजें। अब आप ये भूल जाइए कि कौन खिलाड़ी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, नहीं है। बट हमारे सामने मेन टारगेट है कि हमारे पास टोटल मान लीजिए 15 प्लेयर्स थे। P1, P2, P3, ऐसे मान लीजिए मेरे पास पूरे 15 खिलाड़ी थे। अब इन 15 प्लेयर्स में से मेरे को कोई भी 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा बच्चों कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन, तो मेरे कितने कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। मान लीजिए हो सकता है वो P1 से लेकर P11 तक के प्लेयर सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए P1, P2, फिर P3 को स्किप करके P4 ले ले, फिर P5, P6 अप टू ऐसे करके P12 तक प्लेयर्स ले ले। ये अलग एक कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ये जितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वही हमारा कॉम्बिनेशन है। हर यूनिक सिलेक्शन हमारा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमको ये निकालना है कि टोटल कितने पॉसिबल वेज हैं, जिसके बेस जितने वेज में हम इन 15 में से इन 11 खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके जितने भी नंबर ऑफ वेज रहते हैं वो हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट ओनली द सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन। ठीक है। अब दिक्कत क्या आई? फील्डिंग हो गई, पूरे 11 खिलाड़ी उतरे मैदान में। अब कोच साहब के सामने दिक्कत क्या आई कि इन 11 खिलाड़ियों में से बैटिंग के लिए सबसे पहले किसको भेजें। बैटिंग का एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले एक कोई फर्स्ट पोजीशन पे जाता है, फिर सेकंड पोजीशन पे जाता है, फिर थर्ड पोजीशन पे जाता है, ऐसे अप टू 11th पोजीशन तक जाता है। अब आखिर कोच साहब को करना क्या है? कोच साहब को इन 11 खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन में लगाना है। तो ये कैसे कर सकते हैं कोच साहब? ये होता है बच्चों हमारा परम्यूटेशन, कि सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। यहां पर हमने सिर्फ 11 खिलाड़ी हमको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ उन 11 खिलाड़ियों का अरेंजमेंट भी डिसाइड करना है। तो दिस इज नथिंग बट परम्यूटेशन। तो आइए, इसके दो तरीके हैं। अब कोच साहब क्या कर सकते हैं? दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो उनने 11 बॉक्सेस बनाए। अब वो वन बाय वन करके सबसे पहले वो पहली बैटिंग पोजीशन पे गए। उन्होंने सोचा अब पहली बैटिंग पोजीशन पे रखने के लिए मेरे पास टोटल कितने प्लेयर्स हैं। मेरे पास जो ओरिजिनली थे, ओरिजिनल मेरे पास पूरे 15 प्लेयर्स थे। इन 15 प्लेयर्स में से एक किसी भी प्लेयर को मैं रख देता हूं पहली पोजीशन पे। तो पहली पोजीशन पे रखने के लिए कितनी जगह हो जाएंगी मेरे पास, कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं? 15। फिर दूसरी पोजीशन पे रखने के लिए कितने ऑप्शंस पॉसिबल है? 14। फिर 13, फिर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। और ये सब क्या है, हमको हर पोजीशन पे रखना जरूरी है। मतलब अगर हमारा मेन जॉब था एक टीम बनाना और उसका ऑर्डर डिसाइड करना, तो हर टास्क क्या है, हर पोजीशन को फिल करना। सारे टास्क होने कम जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाते हैं? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 9, 8, 7, 6, 5। अगर मैं इस पूरे को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, इंटू 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल हमको ऑलरेडी पता है, तो ये 15 से लेकर 1 तक पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं 15 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर को क्या मैं लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैंने क्या बताया कि परम्यूटेशन इज सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो या तो मैं पहले सेलेक्ट करता हूं फिर अरेंज करता हूं, वो भी मेरा एक परम्यूटेशन है। मैंने एक तरीके से क्या निकाला, मैंने निकाला कि 11 खिलाड़ियों को मैं कैसे भरूं।
तो मैंने पहले पूरे 15 प्लेयर सेलेक्ट किए और फिर एक एक करके पोजीशन भरी। इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूं कि इन 15 में से पहले मैं 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लूं। सेलेक्ट कर लूं, हम पहले ही देख चुके हैं, सेलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन। तो अब यहां पे मेरे को क्या करना है, 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को इधर पे सेलेक्ट करना है। मेरा मेन जो टास्क है वो है सिलेक्शन। ये मैंने पहले भी आपसे बात की थी। तो सिलेक्शन में अगर मेरे को मान लो जो 15 प्लेयर्स में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 15C11 से। मतलब 15 मेरे टोटल प्लेयर्स थे, एन यहां पर मेरे पास टोटल प्लेयर्स थे, अगर मान लीजिए एन और आर के टर्म्स में बात की, और आर यहां पर मेरे पास था द प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड, द प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड। प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड। अब इसका रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए हो गया 15C11। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कितना आता है, ये हम आगे देखने ही वाले हैं बस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिए 15C11 से, हमने सबसे पहले 15C11 से नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करनी। अब मान लीजिए इसमें एक पॉसिबिलिटी ये आ गई P1 P2 P3 अप टू P11। अब ये मेरे पास 11 प्लेयर सेलेक्ट हो गए और 11 स्पॉट्स हैं। हम एफपीसी में देख चुके हैं, अगर 11 स्पॉट्स में हमको 11 प्लेयर्स को अरेंज करना है तो वो कितने तरीके हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। आई होप ये क्लियर होगा। और हमने ये देखा कि इन्हीं 11 प्लेयर्स को परम्यूट करने का हमने जो एक और तरीका देखा था, वो हमने ये देखा था 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 15C11 इंटू 11 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूं 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। तो जिसके बेसिस पे मेरा 15C11 आ जाएगा। 15C11 क्या हो जाएगा बच्चों, 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अभी हम थोड़ा और जेनरिक टर्म्स में देखते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और हम फाइनली बता सके एन ऑब्जेक्ट्स के, एन टोटल ऑब्जेक्ट्स में से आर कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस क्या होती हैं। तो परम्यूटेशन की अगर आपको डेफिनेशन समझ आई हो, तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। हम पूरे एन ऑब्जेक्ट्स भी उठा सकते हैं, हम आर ऑब्जेक्ट्स भी उठा सकते हैं। यहां पर हमको बस ध्यान रखना है कि आर इज लेस देन इक्वल टू एन। ऑब्वियसली अगर आपके पास मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप उसमें से 6 ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 5 ही कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हमारे सामने ये बात उठती है कि अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उन एन ऑब्जेक्ट्स में से हम आर कैसे उठाएं। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, हमारे पास मान लीजिए टोटल 15 प्लेयर्स थे, उन 15 प्लेयर्स में से हमको 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करके अरेंज करने थे, सेलेक्ट करके अरेंज करने थे। तो ये हो गया था हमारा परम्यूटेशन। अब मान लीजिए इस चीज को हम अगर एन और आर के टर्म्स में सोचें, तो हमारे पास एन टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, एन टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमको उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं। तो आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट प्लस अरेंज, ये प्लस है, स्टार लिख जैसा लग रहा है। तो सेलेक्ट किया पहले, फिर बाद में अरेंज किया। तो आइए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। वही हमारा जो एग्जाम्पल था उसी के साथ साथ देखेंगे। अब एंड मेरे पास टोटल थिंग्स थी और आर मेरे पास प्लेसेस हैं अप टू ये आर। ये हो गई बच्चों मेरे पास टोटल आर प्लेसेस, ये हो गई आर प्लेसेस। अब मेरे को ये पूरी आर प्लेसेस फिल करनी है। तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, एन। दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, n-1। तीसरी के लिए n-2 अप टू, इसी तरह जो आरथ पोजीशन रहेगी, जो लास्ट पोजीशन रहेगी, इसको फिल करने के लिए क्या है। अब यहां पर आप ध्यान रखिए, फर्स्ट पोजीशन में n-0 हुआ, सेकंड में n-1 हुआ, तो आरथ में n-r-1 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो। तो इससे मेरे पास टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया मेरे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n माइनस ऑफ r-1। आई होप ये क्लियर होगा।
अब इस पूरे में मैं ऊपर नीचे r-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, सॉरी n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है, मतलब n-r इंटू n-r-1 इंटू n-r-2 अप टू 1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n-r फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरे को न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, n फैक्टोरियल बन गया, और डिनोमिनेटर क्या बन गया मेरा, n-r फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरा परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, एंड इट इज डिनोमिनेट, और उसको हम डिनोमिनेट कैसे करते हैं, npr से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस जाएंगे। आप जैसा देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ था, हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, r कितनी थी, 11 थी। हमने क्या देखा, npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 11 इज 4 फैक्टोरियल। हमारा यही आया था, बिल्कुल आया था सर, हेंस प्रूफ। अब आप ध्यान रखिए, हम लोग जब भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग डायरेक्टली एनपीआर फॉर्मूले नहीं यूज करेंगे, हम पहले चीजों को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करेंगे। ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन क्या था, पहले सिलेक्शन किया हमने, उसके बाद उनको अरेंज किया। इसको डिनोमिनेट कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन को डिनोमिनेट करते हैं एनसीआर से। इसका फॉर्मूला भी हम पहले एग्जाम्पल लेके निकाल चुके हैं, अब एक्चुअल टर्म्स में अगर निकालें तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अगर एनपीआर क्या होता है, एनपीआर मतलब एन ऑब्जेक्ट्स में से पहले मैंने आर सेलेक्ट किए और उनको अरेंज किया। अब एन ऑब्जेक्ट्स में से मैं आर को अगर सेलेक्ट करूं, एन ऑब्जेक्ट्स में से मैं आर को सेलेक्ट करूं, तो ये क्या हो जाता है मेरा, एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय, अब उनको अरेंज करने के कितने वेज हैं, अब बेसिकली मेरे पास आर स्पॉट्स हैं और आर ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट कर चुका हूं, तो इनको अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास आर फैक्टोरियल, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अल्टीमेटली मेरे पास एनपीआर क्या आ गया, एनपीआर आ गया मेरे पास एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। यहां पर इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, हमने ये बोला था कि सर ये जो हमारा एनपीआर आ जाता है विच इज इक्वल टू 15C11, मतलब पहले 15 में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट किए, उसके बाद उन 11 खिलाड़ियों को अरेंज किया, तो इधर से आ गया। हम सेम चीज अब एन और आर के टर्म्स में कर रहे हैं यहां पर। तो एनपीआर क्या हो गया आपका, एनपीआर हो गया आपका एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो क्या हम लिख सकते हैं एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, और एनपीआर क्या था बच्चों, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये हो गया हमारे पास एनसीआर। क्वेश्चन के टर्म्स में अगर हमने जो देखा था, हमने जो एग्जांपल लिया था, यहां पर भी हमारा अल्टीमेटली 15C11 कितना हो जा रहा था, 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आई होप ये एग्जाम्पल और जेनरिक टर्म्स को कैसे किया है हमने, ये आपको होपफुली क्लियर हो। अगर नहीं है तो इस वीडियो को एक और बार देखें, क्योंकि एक बार जब हम फॉर्मूला देख लिए तो शायद आपको एग्जाम्पल समझने में और क्लैरिटी आए। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।